नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू दृष्टि आईएएस में। हम लोग क्या कर रहे हैं, परीक्षावाड़ी नामक पुस्तक के माध्यम से उत्तराखंड सामान्य अध्ययन को कवर कर रहे हैं। और इस क्रम में जो अभी हम लोगों के सामने स्लाइड दिख रहा है, ये वाला स्लाइड हम लोगों ने पिछले वीडियो तक कवर कर लिया है। लास्ट वीडियो में लास्ट स्लाइड जो था हम लोगों का यही वाला था, हिमालय का महाकुंभ, नंदराज जात, भीड़ साक्षी है। इसके अलावा ये जो स्पर्श गंगा, सपने जो सोने न दे, प्रलय के बीच, शिखरों से संघर्ष, कथाएं पहाड़ों की, ये सभी पुस्तक किन्होंने लिखा था? ये रमेश पोखरियाल, इन्होंने इस पुस्तक को लिखा था। किसने? रमेश पोखरियाल ने। इसके अलावा नंदा के जागर ये पुस्तक बसंती बिष्ट ने लिखा था। एशिया की पीठ पर प्रोफेसर शेखर पाठक एवं प्रोफेसर उमा भट्ट ने मिलकर इसको लिखा था। दिल्ली की झलक, ये भाग 1, 2, 3 तीनों भाग चिंतामणि पालीवाल ने लिखा था। इसके अलावा हम लोगों ने बात किया था कुमाऊं का इतिहास किसने लिखा था? कुमाऊं का इतिहास ये ब्रदीदत्त पांडे ने लिखा था। कुमाऊं का इतिहास ब्रदीदत्त पांडे जी ने लिखा था। कुमाऊनी लोक साहित्य की पृष्ठभूमि और कुमाऊं का लोक साहित्य, ये डॉक्टर त्रिलोचन पांडे जी ने लिखा था। गढ़वाल का इतिहास लिखा था हरिकृष्ण रतोड़ी ने। तो ये वाला जो स्लाइड है ये हम लोगों ने क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। आगे जो हम देखते हैं कि अब जो स्लाइड हमारे सामने आता है उसमें किस प्रकार के फैक्ट सामने आते हैं। हम लोग देख रहे हैं जो कुछ पुस्तकें हैं उत्तराखंड से संबंधित या उत्तराखंड के व्यक्ति हैं उन्होंने पुस्तक लिखा है, या फिर कोई अन्य व्यक्ति हैं जो कि उत्तराखंड के बारे में कुछ पुस्तकें लिखी हैं, तो वो उसके बारे में बात हो रही है। कुछ न कुछ उत्तराखंड से रिलेटेड होगा, चाहे वो व्यक्ति हो लिखने वाले, चाहे वो पुस्तक हो, तो उसके बारे में यहाँ पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इस क्रम में आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि टिहरी का इतिहास, उत्तराखंड का इतिहास, 21 भाग। तो टिहरी का इतिहास और उत्तराखंड का इतिहास आप याद रखिए, डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल ने लिखा था। ये चारण क्या है? चारण जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी अगर आप देखेंगे तो लास्ट में इसी तरह से करके निराला लिखा होता है, तो उनको क्या कहा जाता है? निराला कहा जाता है। तो इसी प्रकार इनको भी चारण कहा जाता है। तो याद रखिए कौन सी पुस्तक है? ये पुस्तक है टिहरी का इतिहास। अगर आपसे पूछे कि टिहरी का इतिहास नामक पुस्तक जो है वो किसने लिखा था, तो आपको क्या बताना है? डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल का नाम लेना है। उत्तराखंड का इतिहास अगर आपसे पूछे तो आपको बताना है डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल। हिमालय के इतिहास अगर बात करें, जो हिमालय के इतिहास नामक पुस्तक है उसकी रचना डॉक्टर मदन चंद्र भट्ट ने किया था। हिमालय का इतिहास अगर आपसे पूछे कि जो ये पुस्तक है इस पुस्तक की रचना किसने की थी, तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है डॉक्टर मदन चंद्र भट्ट जी ने इस पुस्तक को लिखा था। तो इस चीज़ जो पुस्तकें हैं, पुस्तकों से संबंधित जो लेखक हैं, इसके लिए आप तैयार रहिए कि मिलान के लिए ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आमतौर पे आप देखेंगे कि मिलाने के लिए या सुमेलित करने के लिए इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप इसके लिए क्या करिए, अपने आप को तैयार रखें। उत्तराखंड का नवीन इतिहास की बात करें, ये पुस्तक जो है वो लिखा था डॉक्टर यशवंत सिंह कठोच ने। तो यदि आपसे पूछ ले कि उत्तराखंड का नवीन इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखा था, तो आपको टिक मारना है किस पे? यशवंत सिंह कठोच पे टिक मार के आना है। तो याद रखिएगा शोर का अतीत ये लिखा गया था 2007 में। अब ये क्या कभी कभी इस तरह से भी पूछा जाता है कि जो पुस्तक है और पुस्तक के प्रकाशित होने का तिथि, उससे रिलेटेड जो सुमेलित करने के लिए प्रश्न आते हैं वो भी क्या है? ट्रेंड में है। तो उसको भी आप याद रखिए कि शोर का अतीत 2007 में प्रकाशित हुआ था। अगर आपसे पूछे कि इसको लिखा किसने था, तो डॉक्टर राम सिंह को टिक मार के आप आएंगे, डॉक्टर राम सिंह जी ने इस पुस्तक को लिखा था। बात करें हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल की, हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल की पुस्तक, जो गढ़वाल जो पुस्तक है इसकी रचना किया था डॉक्टर अजय रावत ने। किसने किया था? डॉक्टर अजय रावत में ने। तो याद रखिएगा हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल नामक पुस्तक की रचना किया था डॉक्टर अजय रावत ने। आगे बढ़े, मल्ल और मध्यकालीन उत्तराखंड जो पुस्तक है इसकी रचना चौहान
या भट्ट ने किया था। ये कब किया गया था, प्रकाशित किया गया था 2004 में। तो मल्ल और मध्यकालीन उत्तराखंड जो पुस्तक है उसका प्रकाशन हुआ था 2004 में, याद रखिएगा। इसके रचयिता जो हैं चौहान या भट्ट हैं। तो इसका पेज का एक बार अगर रिवीजन करना चाहें तो कर लें, ताकि चीज़ें दिमाग में बैठी रहें। टिहरी का इतिहास, उत्तराखंड का इतिहास, इसको लिखा था डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल यानी कि चारण ने। हिमालय का इतिहास किसने लिखा था, डॉक्टर मदन चंद्र भट्ट जी ने हिमालय का इतिहास लिखा था। आगे है उत्तराखंड का नवीन इतिहास किसने लिखा था, ये लिखा था डॉक्टर यशवंत सिंह कठोच ने। शोर का अतीत कब लिखा गया था, 2007 में लिखा था डॉक्टर राम सिंह जी ने। हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल की बात करें तो ये पुस्तक लिखा गया था डॉक्टर अजय रावत के द्वारा। और मल्ल और मध्यकालीन उत्तराखंड नामक पुस्तक की बात करें तो ये चौहान या भट्ट द्वारा लिखा गया था 2004 में। आगे बात करें तो उत्तरांचल राज्य निर्माण का संक्षिप्त इतिहास। उत्तरांचल राज्य निर्माण का संक्षिप्त इतिहास, ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक केदार सिंह फोनिया जी ने लिखा था। तो आपसे अगर कभी पूछे कि उत्तरांचल राज्य निर्माण की एक संक्षिप्त इतिहास जो है वो किसने लिखा था, तो आपको बताना है केदार सिंह फोनिया ने। अगर आपसे पूछे कि ये पुस्तक प्रकाशित कब हुई थी, तो आपको बताना है 2005 में ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी। उत्तराखंड में जन जागरण और आंदोलनों का इतिहास। उत्तराखंड में जन जागरण और आंदोलनों का इतिहास, ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक लिखा किसने था, तो आपको बताना है डॉक्टर योगेश धसमान। डॉक्टर योगेश धसमान जी ने इस पुस्तक को लिखा था। अगर आपसे पूछे कि पुस्तक लिखी कब गई थी, तो सन 2006 में। तो उत्तरांचल राज्य निर्माण का संक्षिप्त इतिहास 2005 में लिखा गया था। उत्तराखंड में जन जागरण और आंदोलनों का इतिहास ये लिखा गया 2006 में। जहां उत्तरांचल राज्य निर्माण का संक्षिप्त इतिहास लिखा है केदार सिंह फोनिया ने, वहीं उत्तराखंड में जन जागरण और आंदोलनों का इतिहास जो पुस्तक है उसको डॉक्टर योगेश धसमान जी ने लिखा है। इसको याद रखिएगा। द ट्रेवलर गाइड टू द उत्तराखंड, द ट्रेवलर गाइड टू उत्तराखंड सेकेंड, द ट्रेवलर गाइड टू उत्तराखंड सेकेंड, ये केदार सिंह फोनिया ने लिखा था। किसने, केदार सिंह फोनिया ने। ये वही केदार सिंह फोनिया हैं जिन्होंने उत्तरांचल राज्य निर्माण का संक्षिप्त इतिहास 2005 में लिखा था। तो ये 2009 में क्या करते हैं, द ट्रेवलर गाइड टू उत्तराखंड लिखते हैं। कौन, केदार सिंह फोनिया। कब, 2009 में। ये जंगल ट्रेल्स इन नॉर्दर्न इंडिया, जंगल ट्रेल्स इन नॉर्दर्न इंडिया 2009 में पर्यावरण पर आधारित पुस्तक है। जॉन हैविट ने इस पुस्तक को लिखा था। जॉन हैविट ने इस पुस्तक को लिखा था, याद रखिएगा। ये पुस्तक कौन सा है, जंगल ट्रेल्स इन नॉर्दर्न इंडिया। ये लिखा कब गया था, 2009 में। क्या करते हैं, इस पेज को फिर से रिवीजन करते हैं हम लोग। उत्तरांचल राज्य निर्माण का एक संक्षिप्त इतिहास 2005 में केदार सिंह फोनिया जी ने लिखा था। उत्तराखंड में जनजागरण और आंदोलनों का इतिहास 2006 में डॉक्टर योगेश धसमान जी ने लिखा था। द ट्रेवलर गाइड टू उत्तराखंड सेकेंड 2009 में केदार सिंह फोनिया जी ने लिखा था। जंगल ट्रेल्स इन नॉर्दर्न इंडिया 2009 में जॉन हैविट्स ने लिखा था। ये पर्यावरण से रिलेटेड पुस्तक है। आगे बात करें तो जलवायु एवं ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु एवं ग्लोबल वार्मिंग, ये दो जन के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है, डॉक्टर गायत्री प्रसाद और डॉक्टर राजे नोटियाल। अगर आपसे पूछे कि जो जलवायु एवं ग्लोबल वार्मिंग नामक पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो आपको बताना है डॉक्टर गायत्री प्रसाद व डॉक्टर राजे नोटियाल के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। दून एवं उनके आर्किटेक्ट, दून एवं उनके आर्किटेक्ट जो पुस्तक है वो 2009 में लिखा गया। दून एवं उनके आर्किटेक्ट, ये पुस्तक 2009 में लिखी गई। इस पुस्तक के जो लेखक हैं देवकी नंदन पांडे जी हैं। तो अगर आपसे पूछे कि दून एवं उसके आर्किटेक्ट जो पुस्तक है उसके रचयिता कौन हैं, तो आपको बताना है देवकी नंदन
पांडे उसके रचयिता है। इसके अलावा पूछे कि ये पुस्तक जो है कब लिखी गई, तो 2009 आपको बताना है। भारतीय हिमालय की प्रबंधकीय रणनीति, विकास एवं संरक्षण। भारतीय हिमालय की प्रबंधकीय रणनीति, विकास एवं संरक्षण, ये पुस्तक लिखा था प्रोफेसर मदन स्वरूप सिंह रावत और डॉक्टर दिनेश प्रताप जी ने मिलकर। तो अगर आपसे कभी ये पूछे इस प्रकार के प्रश्न कि भारतीय हिमालय की प्रबंधकीय रणनीति, विकास एवं संरक्षण जो पुस्तक है इसको लिखा किन दो लोगों ने लिखा है, तो प्रोफेसर मदन सिंह रावत और डॉक्टर दिनेश प्रताप जी ने मिलकर इसको लिखा है। बात करें मसूरी मेडले जो पुस्तक है उसको लिखा था प्रोफेसर गणेश शैली जी ने। किसने लिखा था? प्रोफेसर गणेश शैली जी ने पुस्तक को लिखा था। विरासतों की खोज भाग 3 जो है वो हेमचंद्र सकलानी जी ने लिखा था। जो हेमचंद्र सकलानी जी हैं इनकी पुस्तकों को क्या करिए, हाईलाइट में रखे रहिए, मतलब दिमाग में इसको रखे रहिए। विरासतों की खोज भाग 3, विरासतों की खोज भाग 3 इसको लिखा किसने था? हेमचंद्र सकलानी ने। उत्तराखंड जनजातियों का इतिहास की बात करें तो ये जयसिंह रावत जी ने लिखा था। उत्तराखंड जनजातियों का इतिहास ये किसने लिखा था? जय सिंह रावत जी ने लिखा था। इसको याद रखिएगा। तो चलिए रिवीजन करते हैं इस पेज को। जलवायु एवं ग्लोबल वार्मिंग, ये पुस्तक डॉक्टर गायत्री प्रसाद और डॉक्टर राजे नौटियाल जी ने मिलकर लिखा था। दून एवं उसके आर्किटेक्ट 2009 में देवकी नंदन पांडे जी ने इसको लिखा था। भारतीय इतिहास की प्रबंधकीय रणनीति, विकास एवं संरक्षण, यह पुस्तक प्रोफेसर मदन स्वरूप सिंह रावत और डॉक्टर दिनेश प्रताप जी ने मिलकर लिखा था। बात करें मसूरी मेडले की तो ये प्रोफेसर गणेश शैली जी ने लिखा है इसको। विरासतों की खोज की बात करें जो पार्ट 3 है, भाग 3 है, तो इसको हेमचंद्र सकलानी जी ने लिखा था। उत्तराखंड जनजातियों का इतिहास की बात करें तो जयसिंह रावत जी ने इसको लिखा था। आगे की पुस्तकों की बात करें तो जौनसार बाबर ऐतिहासिक संदर्भ, जौनसार बाबर ऐतिहासिक संदर्भ जो है टीकाराम शाह ने जी इसको लिखा था। टीकाराम शाह जी ने इसको लिखा था। कौन सा पुस्तक? जौनसार बाबर ऐतिहासिक संदर्भ। तो याद रखिए जौनसार बाबर ऐतिहासिक संदर्भ जो पुस्तक है टीकाराम सिंह जी ने इसको लिखा था, टीकाराम शाह ने इसको लिखा था। युद्ध की प्रकृति इसको याद रखिएगा, इसको HB काला जी ने लिखा था। किसने? HB काला जी ने इसको लिखा था। तो अगर आपसे पूछे कि युद्ध की प्रकृति जो है वो पुस्तक प्रकाशित कब की गई थी, तो 2014 में। मिलाने के लिए इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, या तो आपको लेखक के साथ मिलाने के लिए बोल देगा या तो फिर प्रकाशित हुए वर्ष के साथ मिलाने के लिए बोल सकता है। तो इसके लिए आप क्या करिए, कमर बांध के रखिए, तैयार रहिए इस चीज़ के लिए। तो युद्ध की प्रकृति आपसे अगर पूछता है तो आप बताना है HB काला जी ने इसको लिखा था 2014 में। विरासत की यात्राएं अगर आपसे पूछे तो हेमचंद्र सकलानी जी ने इसको लिखा था। याद रखिएगा हेमचंद्र सकलानी। हम कह रहे हैं कि हेमचंद्र सकलानी जो पुस्तक जो हैं व्यक्ति, इनकी पुस्तकों के बारे में थोड़ा सा अधिक ध्यान में रखिए। स्वाधीनता आंदोलन में उत्तराखंड को पत्रकारिता, स्वाधीनता आंदोलन में उत्तराखंड की पत्रकारिता अगर बात करें तो ये लिखा गया था 2015 में जयसिंह रावत के द्वारा। किसके द्वारा? जयसिंह रावत के द्वारा। इनकी भी पुस्तकों को क्या करिए, हाईलाइट में रखे रहिए, जयसिंह रावत जी की। तो स्वाधीनता आंदोलन में उत्तराखंड की पत्रकारिता जो है 2005 में जयसिंह रावत जी ने लिखा था। उत्तराखंड लोक संस्कृति और साहित्य, उत्तराखंड लोक संस्कृति और साहित्य जो पुस्तक है डॉक्टर देव सिंह पोखरियाल जी ने इसको लिखा था। डॉक्टर देव सिंह पोखरियाल ने। तो याद रखिए उत्तराखंड लोक संस्कृति और साहित्य जो पुस्तक है उसको डॉक्टर देव सिंह पोखरियाल ने लिखा था। उत्तराखंड आंदोलन स्मृतियों का इतिहास, ये 2017 में हरीख लखेड़ा जी ने लिखा था। तो याद रखिए उत्तराखंड आंदोलन स्मृतियों का हिमालय, उत्तराखंड आंदोलन स्मृतियों का हिमालय, ये जो है ये एक तरह से स्मृतियों का हिमालय जो लिखा हुआ है ये एक तरह से टाइटल टाइप का होता है। जैसे उत्तराखंड, ये है उत्तराखंड लोक संस्कृति और साहित्य। तो एक पुस्तक जैसे एक फिल्म आई थी टार्जन,
तो टार्जन के साथ द वंडर कार लिखा होता है, तो टार्जन द वंडर कार। तो जो द वंडर कार है उसी प्रकार से ये सब चीज़ें होती हैं, एक तरह से क्या उसका टाइटल टाइप का होता है, उसके आगे लगा होता है। तो उत्तराखंड लोक संस्कृति और साहित्य, ये जो पुस्तक है इसकी रचना डॉक्टर देव सिंह पोखरियाल ने किया था। उत्तराखंड आंदोलन स्मृतियों का हिमालय 2017 में हरीख लखेड़ा ने इसकी रचना की थी। अब करते हैं हम लोग इस पेज का रिवीजन। जॉन सार बाबर ऐतिहासिक संदर्भ टीका राम शाह ने लिखा था। युद्ध की प्रकृति 2014 में HB कालाजी ने लिखा था। विरासत की यात्राएं ये लिखा था हेमचंद्र सकलानी जी ने। स्वाधीनता आंदोलन में उत्तराखंड को पत्रकारिता 2015 में जय सिंह रावत जी ने लिखा था। उत्तराखंड लोक संस्कृति और साहित्य को डॉक्टर देव सिंह पोखरियाल ने लिखा था। उत्तराखंड आंदोलन स्मृतियों का हिमालय 2017 में हरीख लखेड़ा जी ने इसको लिखा था। त्रिवेंद्र एक जिंदगी नामा, त्रिवेंद्र एक जिंदगी नामा, खैरागढ़ का सूरज, ये एक टाइटल टाइप का है। तो त्रिवेंद्र एक जिंदगी नामा खैरागढ़ का सूरज 2007 में लिखा गया। तो ये त्रिवेंद्र एक जिंदगी नामा खैरागढ़ का सूरज जो पुस्तक है इसकी रचना 2017 में डॉक्टर नंदन सिंह बिष्ट के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? याद रखिए, डॉक्टर नंदन सिंह बिष्ट के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। इस पुस्तक को लिखा किसने है? किसको? त्रिवेंद्र एक जिंदगी नामा बैरागढ़ का सूरज, इसको लिखा है डॉक्टर नंदन सिंह बिष्ट ने। तो इसको याद रखिए। नाटक में विज्ञान, मेरी यादों का पहाड़, ये जो दो पुस्तक है नाटक में विज्ञान और मेरी यादों का पहाड़, इन दोनों पुस्तकों को देवेंद्र मेवाड़ी जी ने लिखा था। किसने? देवेंद्र मेवाड़ी ने। तो याद रखिए, नाटक में विज्ञान, मेरी यादों का पहाड़, ये पुस्तक देवेंद्र मेवाड़ी जी द्वारा लिखी गई है। कल्चरल जियोग्राफी ऑफ उत्तराखंड हिमालय, कल्चरल जियोग्राफी ऑफ उत्तराखंड हिमालय पुस्तक 2018 में लिखा गया विश्वंभर प्रसाद सती के द्वारा। किसके द्वारा? विश्वंभर प्रसाद सती के द्वारा। तो कल्चरल जियोग्राफी ऑफ उत्तराखंड हिमालय, कौन सी पुस्तक? कल्चरल जियोग्राफी ऑफ उत्तराखंड हिमालय। ये लिखा किसने था? विश्वंभर प्रसाद सती ने। लिखा कब गया था? 2008 में। हरी भरी उम्मीद, ये लिखी गई थी 2019 में। दास्ताए हिमालय, ये लिखा गया था 2021 में। दोनों पुस्तकें शेखर पाठक जी ने लिखी हैं। तो शेखर पाठक जो हैं उनकी भी पुस्तकों को आप क्या करिए, ध्यान में रखे रहिए। शेखर पाठक जी की पुस्तकें भी ध्यान में मजबूती से बैठा के रखे रहिए। हरी भरी उम्मीद, ये पुस्तक अगर आपसे पूछे कि कब प्रकाशित हुई तो आपको बताना है 2019 में। दास्ताए हिमालय अगर आपसे पूछे कि ये कब प्रकाशित हुई या कब लिखी गई तो 2021 बताना है। अगर आपसे पूछे कि हरी भरी उम्मीद जो है ये पुस्तक लिखा किसने था? ये शेखर पाठक ने। अगर दूसरी पुस्तक पूछे कि दास्ताए हिमालय जो पुस्तक है इसको किसने लिखा था तो आपको बताना है शेखर पाठक जी ने इसको लिखा था। द चिपको मूवमेंट पीपुल्स हिस्ट्री, द चिपको मूवमेंट अ पीपुल्स हिस्ट्री 2020 में लिखी गई शेखर पाठक जी के द्वारा। तो शेखर पाठक जी की पुस्तकों को ध्यान में रखिएगा। ये महत्वपूर्ण पुस्तक है द चिपको मूवमेंट। तो ये क्या पर्यावरण से संबंधित पुस्तकें जो हैं ये भी जो पर्यावरण से संबंधित पुस्तकें जो हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, तो इसके लिए आप ध्यान दीजिए। तो जहाँ जहाँ पे पर्यावरण से रिलेटेड कोई पुस्तक आती है तो उसको ज़्यादा हाईलाइट रखिए अपने दिमाग में, वो पुस्तकें पूछी जा सकती हैं। तो याद रखिए द चिपको मूवमेंट अ पीपुल्स हिस्ट्री कब लिखा गया? 2020 में लिखा गया। अगर आपसे पूछे कि लिखा किसने था तो आपको बताना है कि शेखर पाठक जी ने इसको लिखा था। बात करें साइबर इनकाउंटर की, तो साइबर इनकाउंटर 2023 में लिखा गया था। कब लिखा गया था? 2023 में। किसके द्वारा? OP मिनोचा एवं अशोक कुमार के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई। तो याद रखिए कि साइबर इनकाउंटर 2023 में OP मिनोचा एवं अशोक कुमार के द्वारा रचित की गई एक पुस्तक है। खाकी में इंसान की बात करें तो अशोक कुमार जी ने लिखा था। खाकी में इंसान अशोक कुमार जी ने लिखा था, याद रखिएगा।
तो चलिए इस पेज को भी रिवीजन में डालते हैं एक पल के लिए। तो त्रिवेंद्र एक ज़िंदगीनामा, खैरागढ़ का सूरज 2017 में डॉक्टर नंदन सिंह बिष्ट जी ने लिखा था। नाटक नाटक में विज्ञान, मेरी यादों का पहाड़ देवेंद्र मेवाड़ी जी ने लिखा था। कल्चरल जियोग्राफी ऑफ उत्तराखंड हिमालय 2018 में विश्वंभर प्रसाद सती जी ने इसको लिखा था। हरी भरी उम्मीद 2019 में लिखा गया। दास्ताएं हिमालय 2021 में लिखा गया और ये दोनों पुस्तकें लिखी गई शेखर पाठक जी के द्वारा। द चिपको मूवमेंट अ पीपल्स हिस्ट्री लिखा गया 2020 में शेखर पाठक जी के द्वारा। साइबर इनकाउंटर 2023 में लिखा गया ओपी मिनोचा एवं अशोक कुमार के द्वारा। खाकी में इंसान जो है पुस्तक लिखा गया अशोक कुमार जी के द्वारा। सिसक्ति सांकले, सिसक्ति सांकले अगर बात करें तो अमृता पांडे जी के द्वारा लिखा गया। सिसक्ति सांकले जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई? ये लिखी गई है अमृता पांडे जी के द्वारा। भारतीय संस्कृति तथा नैतिक शिक्षा के आयाम 2021 में लिखा गया। ये अखिलेख चंद चमोला, अखिलेख चंद चमोला के द्वारा। तो अगर आपसे पूछे कि भारतीय संस्कृति तथा नैतिक शिक्षा के आयाम, भारतीय संस्कृति तथा नैतिक शिक्षा के आयाम जो पुस्तक है ये कब प्रकाशित की गई? तो डेट जो है वो बताना है 2021 में, मतलब ईयर जो बताना है वो बताना है 2021 में। इसके अलावा अगर रचयिता के बारे में पूछे, लेखक के बारे में पूछे तो अखिलेख चंद चमोला जी ने इसको लिखा था। स्वयं सिद्धा 14 फेरे, स्वयं सिद्धा 14 फेरे जो पुस्तक है गौरा पंत शिवाजी ने लिखा था, याद रखिएगा। तो स्वयं सिद्धा 14 फेरे किसने लिखा था? गौरा पंत शिवानी ने। मोहन उत्प्रेती, मोहन उप्रेती द मैन एंड हिज आर्ट, मोहन उप्रेती द मैन एंड हिज आर्ट जो पुस्तक है दीवान सिंह बजेली, जलेबी नहीं बजेली जी ने इसको लिखा था, दीवान सिंह बजेली। मोहन उप्रेती द मैन एंड हिज आर्ट जो पुस्तक है वो किसने लिखा था? वो लिखा था दीवान सिंह बजेली जी ने। क्या करेंगे हम लोग? प्रत्येक पेज का रिवीजन कर रहे हैं इसलिए इसको भी नहीं छोड़ेंगे, इसका भी रिवीजन करते हुए चलेंगे। तो सिसक्ति सांकले अगर आपसे पूछे तो अमृता पांडे जी ने लिखा था। भारतीय संस्कृति तथा नैतिक शिक्षा के आयाम जो लिखा गया 2021 में अखिलेख चंद चमोला द्वारा लिखा गया। स्वयं सिद्धा 14 फेरे, स्वयं सिद्धा 14 फेरे गौरा पंत शिवानी द्वारा लिखा गया। मोहन उप्रेती द मैन एंड हिज आर्ट जो पुस्तक है वो लिखा दीवान सिंह बजेली ने, दीवान सिंह बजेली। यांत्रिक जर्नी इन थियोट्रिकल आर्ट्स, यांत्रिक जर्नी इन थियोट्रिकल आर्ट जो पुस्तक है दीवान सिंह बजेली जी ने ही लिखा है। कौन सी पुस्तक? यांत्रिक जर्नी इन थियोट्रिकल आर्ट, यांत्रिक जर्नी इन थियोट्रिकल आर्ट जो पुस्तक है वो दीवान सिंह बजेली जी ने लिखा था। स्टैटिस्टिकल स्केच ऑफ कुमाऊं, स्टैटिस्टिकल स्केच ऑफ कुमाऊं जो पुस्तक है ये वाली पुस्तक कौन सी पुस्तक है? स्टैटिस्टिकल स्केच ऑफ कुमाऊं, ये पुस्तक लिखा था ट्रेल ने इस पुस्तक को लिखा था। छाया मत छूना मनुष्य चिन्ह, छाया मत छूना मनुष्य चिन्ह जो है हिमांशु जोशी जी ने इस पुस्तक को लिखा था। छाया मत छूना मनुष्य चिन्ह। नाद नंदिनी जो पुस्तक है ये केशवदास अनुरागी जी ने लिखा था, केशवदास अनुरागी जी ने। तो इस पेज को रिवीजन करते हैं। यांत्रिक जर्नी इन थियोट्रिकल आर्ट्स जो पुस्तक है दीवान सिंह बजेली जी ने लिखा था। स्टैटिस्टिकल स्केच ऑफ कुमाऊं, स्टैटिस्टिकल स्केच ऑफ कुमाऊं जो पुस्तक है वो ट्रेल महोदय ने लिखा था। छाया मत छूना मनुष्य चिन्ह जो पुस्तक है हिमांशु जोशी जी ने इसको लिखा था। नाद नंदिनी जो पुस्तक है इसको लिखा था केशवदास अनुरागी जी ने।
आगे अगर बात करें तो आदमी जो मछुआरा नहीं था, आदमी जो मछुआरा नहीं था, ये पुस्तक लिखी गई मृणाल पांडे के द्वारा। मृणाल पांडे के द्वारा आदमी जो मछुआरा नहीं था, आदमी जो मछुआरा नहीं था, ये पुस्तक लिखा गया मृणाल पांडे जी के द्वारा। सावित्री तथा कबूतरनामा, सावित्री तथा कबूतरनामा ये पुस्तक लिखी गई किसके द्वारा? डॉक्टर शैलेश मटियानी, डॉक्टर शैलेश मटियानी के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया। सावित्री तथा कबूतरनामा क्या है? सावित्री तथा कबूतरनामा ये पुस्तक किसने लिखा था? डॉक्टर शैलेश मटियानी। उत्तराखंड के पशुचारक, उत्तराखंड के पशुचारक नामक पुस्तक की बात करें तो ये शिव प्रसाद डबराल जी ने लिखा था। उत्तराखंड के पशुचारक यह पुस्तक किसने लिखी? शिव प्रसाद डबराल जी ने इस पुस्तक को लिखा था। घर का रास्ता अगर बात करें, घर का रास्ता ये पुस्तक मंगलेश डबराल जी ने लिखा था। किसने? मंगलेश डबराल। देहोली हिमालयास, देहोली हिमालयाज ये पुस्तक के कुमार नित्यानंद, के कुमार नित्यानंद ने इस पुस्तक को लिखा था। तो याद रखिए दी होली हिमालयाज कौन सी पुस्तक है? दी होली हिमालयाज ये पुस्तक किसने लिखा था? के कुमार नित्यानंद जी ने इस पुस्तक को लिखा है। अब जो हम लोग बात करेंगे प्रमुख पत्रिकाएं के बारे में, जो उत्तराखंड से रिलेटेड होंगी प्रमुख पत्रिकाएं, उसके बारे में बात होंगी। वो चाहे मासिक हो या अनियमित हो या वार्षिक हो या दैनिक हो, सभी पत्रिकाओं को यहाँ पर देखा जाएगा। उसके बाद उत्तराखंड से रिलेटेड पत्रों को भी देखा जाएगा। पत्रिकाओं के बाद पत्रों को देखा जाएगा, या हम कह लें पत्र पत्रिकाएं अब हम लोग देखने जा रहे हैं उत्तराखंड से रिलेटेड। तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो उत्तराखंड दर्शन है। ये कहाँ से प्रकाशित हुआ था? देहरादून से हो रहा था। तो ये चीज़ आपको मिलाने के लिए पूछ सकता है, सुमेलित करने के लिए पूछ सकता है, या फिर वो मतलब कि 4 ऑप्शन देके भी ये पूछ सकता है। जैसे उत्तराखंड दर्शन जो है कहाँ से प्रकाशित होता है? देहरादून से होता है, नैनीताल से होता है, पौड़ी से होता है, या फिर कहीं और से होता है, या इनमें से कोई नहीं, तो आपको बताना है देहरादून से होता है। तो इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा ये पूछे जा सकते हैं किससे? मिलान से, सुमेलित करने से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं यहाँ से। तो सुमेलित करने वाले प्रश्न यहाँ से पूछे जाने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो उसको याद रखिएगा। उत्तराखंड जो दर्शन है ये कहाँ से प्रकाशित हो रहा था? देहरादून से। देहरादून से ये प्रकाशित हो रहा था। ये एक मासिक पत्रिका थी, प्रत्येक महीने में ये पत्रिका निकाली जाती थी। तो मतलब महीने महीने ये पत्रिका निकाली जाती थी। बात करें पर्वतजन भी देहरादून से प्रकाशित होती थी। ये भी जो पत्रिका थी ये मासिक पत्रिका थी। युगवाणी की बात करें तो युगवाणी जो है वो भी देहरादून से ही प्रकाशित होती थी। युगवाणी कहाँ से प्रकाशित होती थी? देहरादून से। ये कौन सी पुस्तक है? ये मासिक पुस्तक है। बात करें धाद, ये भी देहरादून से प्रकाशित होती थी। ये अनियमित, अपने मन नहीं, जब मन करे तब निकल जाती थी, वहाँ से प्रकाशित हो जाती थी। तो धाद जो है वो देहरादून से प्रकाशित होती थी। इसका कोई डेट वगैरह नहीं फिक्स था कि 1 महीने या 1 सप्ताह, 10 दिन, 20 दिन या इतने दिनों में निकलेगी, जब मन करेगा तब निकाल देगी। पहाड़ की बात करें तो पहाड़ नैनीताल से प्रकाशित होने वाली पत्रिका थी, जो कि वार्षिक पत्रिका थी, 1 वर्ष में 1 बार प्रकाशित होने वाली पत्रिका है। उत्तरा की बात करें तो उत्तरा जो नैनीताल से प्रकाशित होता है, और ये त्रैमासिक पत्रिका है। कौन सी? त्रैमासिक पत्रिका है। तो इस पेज का भी हम लोग रिवीजन करेंगे एक बार। उत्तराखंड दर्शन जो है वो देहरादून से प्रकाशित होता है, ये मासिक पत्रिका है। पर्वत जन की बात करें तो ये भी देहरादून से प्रकाशित होता है, ये भी मासिक पत्रिका है। युगवाणी की बात करें तो ये देहरादून से प्रकाशित होता है, ये भी मासिक पत्रिका है। धाद की बात करें तो ये देहरादून से प्रकाशित होता है, ये अनियमित पत्रिका है। पहाड़ की बात करें तो ये नैनीताल से प्रकाशित होता है, ये वार्षिक पत्रिका है। उत्तरा की बात करें तो ये नैनीताल से प्रकाशित होती है, ये त्रैमासिक पत्रिका है, 3-3 महीने में निकाली जाती है। आगे जो पत्रिका है आज का पहाड़, आज का पहाड़ कहाँ से प्रकाशित होता है? आज का पहाड़ प्रकाशित होता है पिथौरागढ़ से। ये एक त्रैमासिक पत्रिका है। तो आज का पहाड़ पिथौरागढ़ से प्रकाशित होता है। मध्य हिमालय
ये कहाँ होता है, ये भी पिथौरागढ़ से प्रकाशित होता है, ये भी मासिक पत्रिका है। पूर्वासी की बात करें तो पूर्वासी अल्मोड़ा से प्रकाशित होती है, ये वार्षिक पत्रिका है। कौन सी पत्रिका है, वार्षिक पत्रिका है। कौन सी, पूर्वासी। उत्तराखंड संस्कृति की बात करें तो ये पौड़ी से प्रकाशित होने वाली वार्षिक पत्रिका है। राष्ट्रीय ज्वाला की बात करें तो ये भी पौड़ी से प्रकाशित होने वाली त्रैमासिक पत्रिका है। अंतरज्वाला की बात करें तो अंतरज्वाला जो है ये भी पौड़ी से प्रकाशित होती है, ये मासिक पत्रिका है। एक बार और इस पेज को पढ़ लेते हैं ताकि चीज़ें कुछ न कुछ दिमाग में बैठी रहें। तो उत्तरा जो है वो नैनीताल से प्रकाशित होने वाली त्रैमासिक पत्रिका है। आज का पहाड़ पिथौरागढ़ से प्रकाशित होने वाली त्रैमासिक पत्रिका है। मध्य हिमालय पिथौरागढ़ से प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका है। पूर्वासी अल्मोड़ा से प्रकाशित होने वाली वार्षिक पत्रिका है। उत्तराखंड संस्कृति पौड़ी से प्रकाशित होने वाली वार्षिक पत्रिका है। राष्ट्रीय ज्वाला पौड़ी से प्रकाशित होने वाली त्रैमासिक पत्रिका है। अंतरज्वाला दुगट्टा पौड़ी से प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका है। तो इन पत्रिकाओं को याद रखिएगा। स्वतंत्रता से पहले प्रमुख पत्र, जो पत्र पत्रिकाएं हैं, स्वतंत्रता से पहले कौन सी पत्रिकाएं पत्र थी उनके बारे में बात हो रहा है। बात करें अगर तो राज्य का प्रथम समाचार पत्र मसूरी से अंग्रेजी में निकलना शुरू हुआ था। कब से, 1842 ईस्वी में। ये इसका नाम था द हिल्स। क्या नाम था, द हिल्स। इसके संपादक कौन थे, जॉन मैककिनन इसके संपादक के रूप में थे। तो अगर आपसे पूछे कि जो उत्तराखंड राज्य है, उत्तराखंड राज्य का प्रथम समाचार पत्र के प्रकाशक या संपादक कौन थे, प्रथम पत्र जो है उत्तराखंड का प्रथम पत्र है, समाचार पत्र है, उसको प्रकाशन करने वाले व्यक्ति जो थे जॉन मैककिनन। तो अगर आपसे पूछे कि उत्तराखंड राज्य में पहला समाचार पत्र को प्रकाशित करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, आपको बताना है जॉन मैककिनन। अगर आपसे पूछे कि उत्तराखंड राज्य में पहला समाचार पत्र कब प्रकाशित किया गया, तो आपको बताना है 1842 में। तो 1842 में पहली बार उत्तराखंड राज्य में क्या किया गया, समाचार पत्र को प्रकाशित किया गया। तो अगर आपसे पूछे कि उत्तराखंड राज्य में पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो द हिल्स उत्तराखंड राज्य का पहला समाचार पत्र है। तो अगर आपसे पूछे कि उत्तराखंड राज्य का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है, तो आपको बताना है द हिल्स। राज्य के लोगों द्वारा, किसके द्वारा, राज्य के लोगों द्वारा पत्रकारिता का शुभारंभ। तो अगर राज्य के लोग की बात करें, जो उत्तराखंड राज्य है, उत्तराखंड राज्य के लोगों द्वारा पत्रकारिता का शुभारंभ 1868 में ऊधम सिंह नगर जिले के जसपुर से प्रकाशित समाचार पत्र समय विनोद के साथ होता है। यह पत्र 1878 तक ही प्रकाशित हो पाया। तो 1868 से लेकर के 1878 यानी कि 10 साल तक ही ये प्रकाशन हुआ। इसका कौन सी पत्रिका है, ये समाचार पत्र है, ये समय विनोद है। समय विनोद एक समाचार पत्र है जो कि प्रकाशित होना प्रारंभ हुआ 1868 से और बंद हो गया 1878 में। 1878 में बंद हो गया। ये ऊधम सिंह नगर से प्रकाशित हो रहा था। ऊधम सिंह नगर जिले के जसपुर से, ऊधम सिंह नगर में एक क्षेत्र है जसपुर, वहाँ से प्रकाशित होने वाली ये पत्रिका थी। इसके अलावा बात करें तो अल्मोड़ा के डिबेटिंग क्लब द्वारा 1871 से अल्मोड़ा अखबार निकालना शुरू किया गया। तो अगर आपसे पूछे कि अल्मोड़ा अखबार किसके द्वारा निकाला गया, तो आपको बताएंगे कि अल्मोड़ा के डिबेटिंग क्लब के द्वारा ये निकाला जा रहा था। अगर आपसे पूछे कि कब से प्रकाशित होना प्रारंभ हुआ था, तो 1871 आपको बताना है। तो चलिए इस पेज का रिवीजन करते हैं। राज्य का प्रथम समाचार पत्र मसूरी से अंग्रेजी में 1842 ईस्वी में निकलने वाला द हिल्स था, जिसके संपादक थे जॉन मैककिनन।
राज्य के लोगों द्वारा पत्रकारिता का शुभारंभ 1868 ईस्वी में ऊधम सिंह नगर जिले के जसपुर से प्रकाशित समाचार पत्र समय विनोद के साथ होता है। यह पत्र 1878 तक ही प्रकाशित हो पाया था। अल्मोड़ा के डिबेटिंग क्लब द्वारा 1871 से अल्मोड़ा अखबार निकालना प्रारंभ किया गया। अल्मोड़ा के डिबेटिंग क्लब द्वारा 1871 से अल्मोड़ा अखबार साप्ताहिक का प्रकाशन शुरू हुआ था। 1871 से लगाकर के 1913 तक इसके संपादक ये बुद्धि बल्लभ पंत, नीलानंद जोशी, सदानंद सनवाल, विष्णुदत्त जोशी आदि रहे। तो 1871 से 1813 तक इसके जो संपादक थे, इस पत्रिका के संपादक जो थे वो बुद्धि बल्लभ पंत, नीलानंद जोशी थे, सदानंद सनवाल थे और विष्णुदत्त जोशी आदि थे। लेकिन 1913 के बाद 1918 तक, 1913 से लगा करके 1918 तक इसके संपादक बद्रीदत्त पांडे हो गए। ये बद्रीदत्त पांडे हो गए। बद्रीदत्त पांडे आगे चल के एक शक्ति नामक पत्रिका का प्रकाशन करेंगे, तो उसको भी याद रखना, वो आने वाला है अभी। अगला पॉइंट है कि 1918 में अल्मोड़ा अखबार के बंद होने के बाद बद्रीदत्त पांडे ने 1918 में ही अल्मोड़ा से एक शक्ति नामक साप्ताहिक पत्रिका शुरू किया, जो आज भी जारी है। तो शक्ति नामक जो पत्रिका है, साप्ताहिक पत्रिका है, शक्ति नामक जो साप्ताहिक पत्रिका है, उसके प्रकाशक कौन है या उसको प्रारंभ किसने किया था प्रकाशित करना? प्रारंभ किए थे बद्रीदत्त पांडे ने। कब से? 1918 से। तो चलिए इस पेज का रिवीजन करते हैं। अल्मोड़ा के डिबेटिंग क्लब द्वारा 1871 से अल्मोड़ा अखबार साप्ताहिक का प्रकाशन शुरू हुआ। 1871 से 1913 तक इसके संपादक बुद्धि बल्लभ पंत, नीलानंद जोशी, सदानंद सनवाल, विष्णुदत्त जोशी आदि रहे। 1913 से 1918 तक इसके संपादक बद्रीदत्त पांडे हो गए। 1918 में अल्मोड़ा अखबार के बंद होने के बाद बद्रीदत्त पांडे ने 1918 से ही अल्मोड़ा से शक्ति नामक साप्ताहिक पत्र शुरू किया, जो कि आज भी जारी है। आगे देखते हैं। 1930 से विक्टर मोहन जोशी द्वारा स्वाधीन प्रजा, 1934 से मुंशी हरि प्रसाद टमटा के संरक्षण में समता व 1939 से शोभन सिंह जीना द्वारा पताका का प्रकाशन किया गया। ये सभी साप्ताहिक थे व अल्मोड़ा से निकलते थे। तो अगर आपसे पूछे कि स्वाधीन प्रजा पत्रिका है, इसका प्रकाशन कब से शुरू हुआ, तो आपको बताना है 1930 से। ये जो स्वाधीन प्रजा जो ये है पत्रिका है, इसका प्रकाशन 1930 से प्रारंभ होता है। अगर आपसे पूछे कि ये प्रकाशित किसके द्वारा की जा रही थी, तो विक्टर मोहन जोशी के द्वारा। अगर स्वाधीन प्रजा के बारे में पूछे कि स्वाधीन प्रजा जो पत्रिका है, इसका प्रकाशन कब हुआ, तो आपको बता देना है 1930 में। इसके अलावा अगर पूछे कि इसके प्रकाशक जो हैं वो कौन है, आपको बताना है विक्टर मोहन जोशी इसके प्रकाशक हैं। 1934 से मुंशी हरिप्रसाद टमटा के संरक्षण में समता का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। तो अगर आपसे पूछे जो समता नामक पत्रिका है, साप्ताहिक पत्रिका है, इसका प्रकाशन कब से प्रारंभ हुआ, तो आपको बताना है 1934 से। अगर आपसे पूछे कि किसके संरक्षण में ये प्रकाशित होता था, तो बताना है मुंशी हरिप्रसाद टमटा के संरक्षण में। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि जो पताका जो पत्रिका है वो किसके द्वारा प्रकाशित हो रही थी, तो आपको बताना है शोभन सिंह जीना के द्वारा ये प्रकाशित हो रही थी। इसके अलावा इसका ईयर पूछे कि किस ईयर में ये प्रकाशित होना प्रारंभ हुआ, तो 1939 बता देना है। ये सभी जो प्रकाशित किए जा रहे हैं, ये जो सभी पत्रिकाएं हैं प्रकाशित हो रही हैं, ये अल्मोड़ा से प्रकाशित हो रही हैं। बात करें कि जो गढ़वाल समाचार है, ये दुगड्डा से प्रकाशित होने वाला 1902 से प्रारंभ होता है। ये पंडित गिरजादत्त नैथानी के संपादकत्व में हुआ था। किसके संपादकत्व में? ये पंडित गिरजादत्त नैथानी के संपादकत्व में इसका प्रकाशन हुआ था। ये हुआ था 1902
1902 में। तो इसका रिवीजन अगर हम लोग करना चाहें तो 1930 से विक्टर मोहन जोशी द्वारा स्वाधीन प्रजा, 1934 से मुंशी हरिप्रसाद टमटा के संरक्षण में समता व 1939 से शोभन सिंह जिना द्वारा पताका का प्रकाशन किया गया। ये सभी साप्ताहिक थे व अल्मोड़ा से निकलते थे। 1902 में दुगड्डा से गढ़वाल समाचार का प्रकाशन पंडित गिरजादत्त नैथानी के संपादकत्व में हुआ था। आगे है कि 1901 में देहरादून में कूली बेगार प्रथा के विरुद्ध गठित गढ़वाल यूनियन द्वारा 1905 में देहरादून से गढ़वाली मासिक पत्र का प्रकाशन शुरू हुआ, जिसके प्रथम संपादक पंडित गिरजादत्त नैथानी थे। बाद में यह साप्ताहिक हो गया। 1912 से इसका संपादन पंडित विश्वंभर दत्त चंदेला ने लिया था। तो इसके बारे में इतनी चीज़ें बताई जा रही हैं। क्या है जो पुस्तक है, जो प्रकार, ये अगर आपसे पूछे कि जो कूली बेगार प्रथा है, यहाँ पे एक प्रश्न बन सकता है कि कूली बेगार प्रथा जो है इसके विरुद्ध कौन सा यूनियन तैयार किया गया था, तो आपको बताना है गढ़वाल यूनियन तैयार किया गया था। अगर आपसे ये पूछे कि गढ़वाल यूनियन तैयार किस लिए किया गया था, तो आपको बताना है कूली बेगार प्रथा के विरोध में ये यूनियन तैयार किया गया था। तो दोनों प्रकार से किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछे तो आपको जवाब देने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप जान रहे हैं कि कूली बेगार प्रथा कूली बेगार प्रथा है, इसके विरुद्ध में जो यूनियन बनाई गई उसका नाम था गढ़वाल यूनियन। इसके अलावा अगर आप उल्टा देखें तो गढ़वाल यूनियन बनाई गई थी कूली बेगार प्रथा के विरुद्ध में। तो इसकी ये बनाई कब गई थी? 1901 में, ये चीज़ भी याद रखिएगा। तो इसने क्या किया कि 1905 से देहरादून से गढ़वाली नामक एक मासिक पत्रिका प्रकाशन शुरू कर दिया। तो अगर आपसे पूछे कि जो गढ़वाल यूनियन है ये कौन सी पत्रिका प्रकाशित कर रही थी, तो आपको बताना है गढ़वाली पत्रिका, ये मासिक पत्रिका थी। अगर आपसे पूछे कि ये जो गढ़वाली पत्रिका है कब से प्रकाशन शुरू हुआ इसका, तो 1905 से बताना है। इसके प्रकाशक करने वाले कौन है? गढ़वाल यूनियन। तो अगर आपसे पूछे कि इसका जो गढ़वाली पत्रिका है प्राथमिक संपादक इसके कौन थे, तो आपको बताना है पंडित गिरजादत्त नैथानी इसके प्राथमिक संपादक थे। बाद में इसका साप्ताहिक हो गया ये पुस्तक, ये पत्रिका मासिक से साप्ताहिक हो गया। उसके बाद 1912 से इसका जो संपादकत्व है वो चला गया किसके हाथ में? विश्वंभर दत्त चंदोला के हाथ में। ये रवाई कांड का समाचार छापने के कारण चंदोला को जेल भी जाना पड़ा था, ये चीज़ याद रखिएगा। गढ़वाली भाषा का प्रथम पत्र, ये चीज़ महत्वपूर्ण हो सकता है, इसको याद रखिएगा। जो गढ़वाली भाषा का प्रथम पत्र जो है वो विशाल कीर्ति है, तो विशाल कीर्ति की विशेषता ये है कि गढ़वाली भाषा का प्रथम पत्र था, जो कि पौड़ी से 1913 से 1917 तक सदानंद कुकरेती के संपादकत्व में निकाला गया था। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ये वाला पॉइंट जो है वो महत्वपूर्ण हो सकता है। जो गढ़वाली भाषा है, गढ़वाली भाषा का प्रथम पत्र जो है वो विशाल कीर्ति था। तो अगर आपसे पूछे कि गढ़वाली भाषा का प्रथम पत्र कौन सा था, तो आपको बताना है क्या? विशाल कीर्ति। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि कब से कब प्रकाशन किया गया इसका, तो आपको बताना है 1913 से लगा करके 1917 तक इसका संपादन प्रारंभ हुआ था। इसके अलावा अगर इसके संपादकत्व के बारे में पूछे तो वो आपको बताना है सदानंद कुकरेती के नेतृत्व में इसका संपादन होता था, यानी कि इसके संपादकत्व जो हैं वो कौन थे? सदानंद कुकरेती। राज्य में प्रकाशित प्रथम दैनिक पत्र, ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी महत्वपूर्ण हो सकता है। राज्य में प्रकाशित प्रथम दैनिक पत्र कौन सा था? पर्वतीय। अगर आपसे पूछे कि उत्तराखंड राज्य में प्रकाशित प्रथम दैनिक पत्र कौन सा था, तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है पर्वतीय। तो इस पेज का अगर हम लोग क्या करना चाहें, रिवीजन करना चाहें, नहीं हमें करना पड़ेगा। गढ़वाली भाषा का प्रथम पत्र जो है विशाल कीर्ति था, जो कि पौड़ी से 1913 से लगा करके 1917 तक सदानंद कुकरेती के संपादकत्व में निकाला गया था। राज्य में प्रकाशित प्रथम दैनिक पत्र कौन सा है? पर्वतीय दैनिक पत्र है। अब बात होगी किसके बारे में? उत्तराखंड में प्रमुख
केंद्रीय संस्थान और संगठन की। ये चीज़ें भी, ये जो केंद्रीय संस्थान और संगठन है और उससे रिलेटेड है जहाँ पे ये स्थित है वो स्थल, तो इन चीज़ों से मिलान के लिए, सुमेलित करने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। इस चीज़ के लिए आप तैयार रहिएगा। तो अगर बात करें जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान, जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो कटारमल अल्मोड़ा में स्थित है। ये कहाँ पर? कटारमल अल्मोड़ा में। तो जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान कटारमल अल्मोड़ा में स्थित है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। आगे जो है सेंट्रल हिमालय इन्वायरमेंट एसोसिएशन, सेंट्रल हिमालय इन्वायरमेंट एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ पर है? नैनीताल में। तो ये चीज़ क्या है? महत्वपूर्ण हो सकती है। ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। क्या है? ये सेंट्रल हिमालयन इन्वायरमेंट एसोसिएशन, सेंट्रल हिमालयन इन्वायरमेंट एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ पर है? आपको बताना है। नैनीताल में इसका मुख्यालय स्थित है। अगर आगे बात करें तो इंदिरा गांधी इंटरप्रिटेशन रामनगर नैनीताल में स्थित है, रामनगर नैनी में स्थित है। तो इंदिरा गांधी इंटरप्रिटेशन अगर आपसे पूछे तो आपको क्या बताना है? रामनगर नैनी में बता देना है कि स्थित है। राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संस्थान ब्यूरो, राष्ट्रीय, अगर ये चीज़ याद रखिएगा कि जैसे सेंट्रल हिमालयन इन्वायरमेंट, तो ये सेंट्रल हिमालयन है, ये राष्ट्र से संबंधित कोई ये संस्था है। मतलब कि आप याद रखिए जैसे केंद्र राज्य सरकार का नहीं है, राज्य विशेष रूप से राज्य सरकार का ये नहीं है, लेकिन उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ये क्या है? पूरे भारत के लेवल का है, केंद्र के लेवल का है, राष्ट्र के लेवल का है, नेशन के लेवल का है ये, और या फिर अंतर्राष्ट्रीय लेवल का है कोई। अगर उत्तराखंड में स्थित है तो उसको क्या करिए कि आप डबल ट्रिपल टिक में इस तरह से रखे रहिए। वो चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि वो एक राज्य विशेष में है और उस राज्य विशेष की विशेषता हो जाएगी कि वहाँ पे केंद्र की कोई संस्था स्थापित है, तो वो उस राज्य की एक विशेषता हो जाएगी, अलग से अच्छी खासी विशेषता हो जाती है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो जो चीज़ें केंद्र से रिलेटेड संस्थान हैं उन चीज़ों को विशेष रूप से आप दिमाग में बैठा के रखिएगा। ठीक है, तो इसका रिवीजन करते हैं। जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान ये कटारमल अल्मोड़ा में स्थित है। सेंट्रल हिमालयन इन्वायरमेंट एसोसिएशन जो है इसका मुख्यालय नैनीताल में स्थित है। इंदिरा गांधी इंटरप्रिटेशन सेंटर कहाँ पर है? ये रामनगर नैनी में स्थित है। राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संस्थान ब्यूरो कहाँ पर है? ये जो है निगलाट नैनीताल में स्थित है। आगे बात करें तो ICAR शीत जल मत्स्यिकी अनुसंधान निदेशालय, ICAR शीत जल मत्स्यिकी अनुसंधान निदेशालय ये भीमताल नैनीताल में स्थित है। कहाँ पर? भीमताल नैनीताल में ये अवस्थित है। उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान, उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान, अगर इसकी स्थापना पूछे तो बता देना है 1977। इसकी स्थापना 1977 में श्रीनगर पौड़ी जिले में की गई थी। तो उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान अगर आपसे पूछे कि ये इसकी स्थापना कब हुई थी तो आपको बताना है इसकी स्थापना 1977 में किया गया था। ये कहाँ पर स्थित है आपसे पूछे अगर तो आपको बताना है श्रीनगर पौड़ी में स्थापित है। केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौध संस्थान, ये केंद्रीय औषधि, ये महत्वपूर्ण चीज़ हो सकता है, इसको याद रखिएगा। केंद्रीय औषधि एवं सगंध पौध संस्थान ये पंतनगर ऊधम सिंह नगर में स्थित है। कहाँ पर? पंतनगर ऊधम सिंह नगर में स्थित है। केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौध संस्थान सी मैप जो है, ये भी सी मैप है, ये बैजनाथ बागेश्वर में स्थित है। इसको याद रखिएगा। कहाँ पर? बैजनाथ बागेश्वर में।
भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इसको 3-4 बार 5 बार 6 बार टिक कर लीजिए। ये इस प्रकार के प्रश्न या इससे रिलेटेड प्रश्न आ सकते हैं, इसको तैयार रखिएगा। तो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान IVRI ये स्थापित कब किया गया था? अगर आपसे पूछे कि स्थापित कब किया गया था तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है 1893 में इसकी स्थापना की गई थी। ये है कहाँ? आपको बता देना है मुक्तेश्वर, नैनीताल में स्थित है। तो चलिए क्या करते हैं, हम लोग इसका रिवीजन करते हैं। ICAR शीत जल मात्स्यिकी अनुसंधान निदेशालय भीमताल, नैनीताल में स्थित है। उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान 1977 में श्रीनगर पौड़ी में स्थापित किया गया। केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौध संस्थान यानी कि CMAP पंतनगर ऊधम सिंह नगर में स्थापित किया गया। केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौध संस्थान CMAP ये वाला बैजनाथ बागेश्वर में स्थापित किया गया। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान IVRI ये 1893 ईस्वी में मुक्तेश्वर के मतलब नैनीताल के मुक्तेश्वर में स्थापित किया गया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग रिसर्च ये जो संस्थान है ये कहाँ पर स्थापित है? ये स्थापित है ताड़ी खेत, अल्मोड़ा के ताड़ी खेत में ये स्थापित है। तो अगर आपसे पूछे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग रिसर्च ये स्थित कहाँ पर है, तो आपको बताना है ये स्थित है ताड़ी खेत, अल्मोड़ा में। ड्रग कंपोजिट रिसर्च यूनिट, ड्रग्स कंपोजिट रिसर्च यूनिट जो संस्थान है ये कहाँ है? रानीखेत, अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा के रानीखेत में ड्रग कंपोजिट रिसर्च यूनिट स्थापित किया गया है। सेंट्रल बिल्डिंग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल बिल्डिंग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है हरिद्वार के रुड़की में स्थापित किया गया है, हरिद्वार के रुड़की में। तो हरिद्वार के रुड़की में सेंट्रल बिल्डिंग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित किया गया है। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर जो है वो रुड़की, हरिद्वार के रुड़की में स्थापित किया गया। तो हरिद्वार के रुड़की में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर को स्थापित किया गया है, इस चीज़ को याद रखिए। बात करें इंडस्ट्रियल टेक्सोलॉजिकल रिसर्च सेंटर, इंडस्ट्रियल टेक्सोलॉजिकल रिसर्च सेंटर हरिद्वार के रुड़की में स्थापित किया गया। तो हरिद्वार के रुड़की में क्या स्थापित किया गया? हरिद्वार के रुड़की में इंडस्ट्रियल टेक्सोलॉजिकल रिसर्च सेंटर को स्थापित किया गया है, इस चीज़ को याद रखिए। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग, इस चीज़ को कई बार याद रखिए, ये चीज़ महत्वपूर्ण है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग जो है ये देहरादून में स्थित है, ये देहरादून में स्थित है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। ये भी चीज़ दोनों चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी जो है वही ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। तो याद रखिएगा इस चीज़ को, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान स्थित कहाँ है? देहरादून में। तो क्या करते हैं, इस पेज का हम लोग फिर से क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग रिसर्च ये स्थित है अल्मोड़ा के ताड़ी खेत में। ड्रग कंपोजिट रिसर्च यूनिट, ड्रग्स कंपोजिट रिसर्च यूनिट जो है अल्मोड़ा के रानी खेत में स्थित है। सेंट्रल बिल्डिंग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है हरिद्वार के रुड़की में स्थित है। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर जो है ये हरिद्वार के रुड़की में स्थित है। इंडस्ट्रियल टेक्सोलॉजिकल रिसर्च सेंटर ये हरिद्वार के रुड़की में ही स्थित है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग देहरादून में है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो है ये भी देहरादून में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यानी कि CPET,
सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो है वो डोईवाला देहरादून में स्थित है। तो सीपेट जो है वो कहाँ है, देहरादून में स्थित है। इसका पूरा नाम क्या है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो है ये स्थापित है डोईवाला देहरादून में। सर्वे ऑफ इंडिया, जो सर्वे ऑफ इंडिया है या भारतीय सर्वेक्षण विभाग है, ये इसकी स्थापना 1767 में की गई थी। याद रखिएगा, जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है, अगर आपसे पूछे कि इसकी स्थापना कब की गई है तो आपको बताना है 1767 में। सर्वे ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1767 ईस्वी में की गई थी, लेकिन 1942 से ये देहरादून में स्थापित कर दिया गया। 1942 से ये देहरादून में स्थापित या स्थानांतरित कर दिया गया। इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी ये देहरादून में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, देहरादून में। अगर आपसे पूछे कि इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है तो आपको क्या बताना है, देहरादून में बताना है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी कि ONGC ये क्या है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है, इसमें कई टिक मार के रखिए। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी कि ONGC, जो ONGC है वो 1956 में बनाई गई थी। ONGC कब बनाई गई, 1956 में। 1956 में इसकी स्थापना जो है वो देहरादून में किया गया। तो अगर आपसे पूछे कि ONGC कहाँ पर स्थापित है तो आपको बताना है देहरादून में, यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन जो है वो देहरादून में स्थापित किया गया है। इसके अलावा बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम जो है वो कहाँ पर स्थापित है, देहरादून में। तो अगर आपसे कभी पूछे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम जो है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है देहरादून में स्थापित किया गया है। चलिए क्या करते हैं, इसका हम लोग रिवीजन करते हैं, जैसा कि सभी पेजों का रिवीजन करते चले आ रहे हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो है अर्थात CPET जो है वो डोईवाला देहरादून में स्थापित किया गया है। सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1767 ईस्वी में किया गया था और इसको स्थानांतरित कर दिया गया 1942 से देहरादून में। इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी जो है वो देहरादून में स्थित है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी कि ONGC की स्थापना 1956 में देहरादून में किया गया था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम जो है इसकी स्थापना देहरादून में की गई है। आगे बात करें तो वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी यानी कि WIHG, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी WIHG कहाँ पर स्थित है, देहरादून में। तो अगर आपसे पूछे कि WIHG या फिर वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, कौन सा, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी जो है वो कहाँ पर स्थित है तो आपको बताना है देहरादून में। राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ जो संस्थान है कहाँ पर स्थित है, देहरादून में। तो देहरादून में स्थित है राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान। तो अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ जो संस्थान है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है तो आपको बताना है देहरादून में स्थापित किया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि NIT की स्थापना कब की गई, 2009 में। अगर आपसे पूछे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि NIT की स्थापना कहाँ पर की गई है तो आपको बताना है श्रीनगर में इसकी स्थापना की गई है। इसके अलावा सन पूछे, ईयर पूछे, वर्ष पूछे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि NIT किस वर्ष स्थापित किया गया तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है 2009 में इसकी स्थापना की गई थी। कब, 2009 में। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान यानी कि आर्यभट्ट
प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान की स्थापना कब हुई? 1955 में नैनीताल में। तो अगर आपसे पूछे कि आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान की स्थापना कब हुई, तो आपको बताना है 1955 में इसकी स्थापना की गई थी। अगर स्थल के बारे में पूछे कि आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है नैनीताल में स्थित है। इंडियन ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल लिमिटेड यानी कि IDPL, इंडियन ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल लिमिटेड जो है वो कहाँ पर है? ये ऋषिकेश में। कहाँ पर? ऋषिकेश में। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो ऋषिकेश में क्या है? इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कहाँ पर है? ऋषिकेश में। चलिए इस पेज की क्या करते हैं हम लोग, रिवीजन करते हैं। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी जो है या WIHG जो है वो देहरादून में स्थित है। राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान कहाँ पर है? देहरादून में। राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ जो संस्थान है वो देहरादून में स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि NIT की स्थापना 2009 में पौड़ी श्रीनगर में यानी कि पौड़ी के श्रीनगर में किया गया था। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान यानी कि एरीज की स्थापना 1955 में की गई थी। कहाँ पर? नैनीताल में। कहाँ पर? नैनीताल में। तो आर्यभट्ट के बारे में अगर पूछे, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान कब स्थापित किया गया? 1955 में। इसके अलावा बात करें इंडियन ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, इंडियन ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल लिमिटेड जो है यानी कि IDPL जो है कहाँ पर स्थित है? ऋषिकेश में। तो क्या होता है, हम लोगों का समय होता है किस चीज़ का? अलविदा करने का हम लोगों का समय हो रहा है। ये वाला पेज हम लोगों का कंप्लीट है। इसके आगे जो पेज है उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो से शुरू करेंगे। हम लोगों का जो वन लाइनर फैक्ट है इसमें क्या चल रहा है? फैक्ट्स चल रहे हैं और ये सब फैक्ट्स कंप्लीट होने के बाद ये सब फैक्ट्स बहुत ही ज़रूरी हैं। इन चीज़ों को याद रखना। इन चीज़ों से प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। इसके अलावा जब हम लोग डिटेल्स में चीज़ों को पढ़ेंगे, विस्तार से चीज़ों को पढ़ना शुरू करेंगे, तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये सारे पॉइंट्स वहाँ पे काम आएंगे। और इन सारे पॉइंट्स जो मिलेंगे अभी बीच बीच में हम लोगों को मिलेंगे तो हम लोगों को याद आएगा कि हाँ ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने देखा है। जैसे कोई मूवी होता है, मूवी जैसे करण अर्जुन मूवी की बात कर लें तो पहले एक गाना चलेगा, बंधन तो प्यार का बंधन है, और ये गाना क्या है? बीच बीच में चलता रहेगा। तो उसी तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं? मूवी का इंट्रो देख रहे हैं। फिल्म अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है, हम लोग इंट्रो देख रहे हैं। इंट्रो में जो चीज़ें हैं वो बीच बीच में आती रहेंगी। जैसे करण अर्जुन मूवी में बीच बीच में बंधन तो प्यार का बंधन है जब वाला धुन बजता रहता है। बीच में क्या होगा? अगर आप मूवी देख रहे हैं, बीच में बंधन तो प्यार का बंधन है धुन बजते ही याद आ जाएगा कि हाँ ये मूवी हम लोग करण अर्जुन देख रहे हैं। तो चीज़ें स्पष्ट रहेंगी। इन चीज़ों को याद करने से, इन चीज़ों को देखने से हमें पता रहेगा बीच में जब चीज़ें ये सब आएंगी तो वहाँ भी चीज़ें याद हो जाएंगी और फिर वहाँ पे फिट करने के लिए चीज़ें हम लोगों के लिए जो है वो अनसुनी नहीं होंगी, मतलब कि हम लोग अपरिचित नहीं होंगे उन चीज़ों से, वही चीज़ें हमारे सामने आएंगी। ऐसे अचानक ये सारी चीज़ें वहाँ पे आने लगेंगी तो शायद थोड़ा सा अजीब टाइप का लगे या समझने में थोड़ा सा कठिनाई लगे या फिर देर हो। देर नहीं भी होगा तो भी हम लोग कवर करेंगे। तो ये चीज़ें क्या है, प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं प्रश्न में, मतलब कि एग्ज़ाम्स में ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। अभी हम लोग क्या है कि ये जो हम लोग कंप्लीट करेंगे फैक्ट जो है वन लाइनर चीज़ें, इसको कंप्लीट करने के बाद हम लोग प्रश्नों का श्रृंखला देखेंगे। इसमें जब लेसन समाप्त होगा, कोई लेसन समाप्त होगा, उस लेसन के समाप्त होने के बाद 150, 200, 300 प्रश्न वहाँ पे दिए जाते हैं परीक्षा वाली पुस्तक में। तो उन सभी प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे। क्या करने के बाद? इन चीज़ों को कंप्लीट करने के बाद। तो आप क्या करिए, हमारे यूट्यूब चैनल में बने रहिए और इन पुस्तकों को, इस चैनल पे सभी पुस्तकों का अध्ययन कराया जाएगा विस्तार से। तो सभी पुस्तकों का अध्ययन अच्छे तरीके से करने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।